बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नलाइन प्रो। लर्नलाइन में खुशामदीद। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा लेक्चर। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैरेक्टर क्या है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है और फॉन्ट का जो ग्रुप है उसको हमने कवर किया था। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उसी तरह टास्क बार पे क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद रीसेंट लिस्ट के अंदर मुझे जो लास्ट फाइल बनाई थी इंट्रो की वो नज़र आ रही है। उस पर क्लिक करने से मैं इसे ओपन कर सकता हूँ या फिर ओपन के बटन पर क्लिक करके ब्राउज करके अपनी उस लोकेशन के अंदर से जाके जहाँ पर मैंने ये फाइल सेव की है तब भी मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंट्रोडक्स, तो ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। आज हम देखेंगे अलाइनमेंट क्या होती है, व्हाट इज अलाइनमेंट, और मार्जिन क्या होता है, व्हाट इज मार्जिन। उसके अलावा हम साथ में देखेंगे व्हाट इज लिस्टिंग, लिस्टिंग क्या है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट के लिए तीन लफ्ज यूज होते हैं, अलाइन, लाइन और लेन। तीन लफ्ज ये अलाइन, लाइन और लेन। आपने रोड के ऊपर देखा होगा, वहां पर लिखा होता है कीप योर लेन। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, इसके ऊपर ये आपकी गाड़ी। अब आप यहाँ पर अगर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं तो ये बज़ाहिर ओपन आंख से नजर आ रहा है कि आपने रोड के सेंटर में रखा हुआ। और अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ पर चला रहे हैं तो ये ओपन आई से इसका पता चल रहा है कि ये राइट साइड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप चला रहे हैं। ये तो ओपन आई से हमने बात की। तो कीप योर लेन का क्या मतलब होता है? यानी दो सिधाइयों के दरमियान जो जगह होती है उसको लेन कहते हैं। रोड के ऊपर व्हाइट कलर की लाइनें लगी हुई होती है इस तरह। कीप योर लेन का मतलब ये होता है कि इन लाइनों के अंदर रहे, इस सधाई के अंदर रहे, इससे बाहर ना जाए। अब जो लेफ्ट साइड पे है उसकी ये लेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो सेंटर में है उसकी यहाँ से यहाँ तक, और जो राइट में है उसकी यहाँ से यहाँ तक लेन है। यानी जहाँ व्हाइट लाइन लगी होगी उस लाइन से दूसरा किनारे तक जो जगह है उसको लेन कहते हैं। लाइन एक खत है, इसका आपने मैथ में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो सीधी लाइन बनती है उसे लाइन कहते हैं, सीधा खत बनता है उसे लाइन कहते हैं। अलाइन होता है अपनी लेन के अंदर रहते हुए किसी सिधाई के साथ अपनी गाड़ी या अपने टेक्स्ट को सीधा करना, उसे कहते हैं अलाइन करना। अलाइनमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार किस्म की होती है। तीन किस्म की तो अभी आपने देख ली, यानी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। एक चौथी किस्म होती है जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई ये होता है कि दोनों सिधाइयों के साथ उसको सीधा करना। जब ये दीवार बनाते हैं ईंटों की तो वो मिस्त्री आपसे पूछता है किस तरफ सफाई रखनी है। तो जिस तरफ सफाई होती है उसका मतलब है उस तरफ उसकी अलाइनमेंट है, उस तरफ उसको ईंटों की सिधाई को अलाइन किया जा रहा है। और अगर आपकी दीवार की चौड़ाई ज्यादा हो तो आप उसे ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ अलाइन कर दो, दोनों तरफ सफाई रखो। तो फिर वो दोनों तरफ की सिधाइयों को देखते हुए अपनी ईंटों को सीधा करता है और जो उसकी कमी बेशी होती है वो सेंटर में रखता है। तो इसको कहते हैं जस्टिफाई करना। तो अभी हम यहाँ पर एक कोई भी टेक्स्ट लेके इसी टेक्स्ट को हम अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो अभी एक कहाँ पर अलाइन है? लेफ्ट अलाइन है। यहाँ से मैं इसे सेंटर कर सकता हूँ, यहाँ से मैं उसे राइट अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। अगर इसी को मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर जाए, इस तरह ये एक पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट हम जस्टिफाई करके देखेंगे कि जस्टिफाई और लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है। तो अब आप देखें लेफ्ट और राइट दोनों साइडों की सिधाइयां जो है वो बराबर हैं क्योंकि मैंने इसे जस्टिफाई किया। अगर मैं इसे यहाँ से लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये सिधाई में फर्क आ गया। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल क्लियर है, राइट साइड पे एक लाइन छोटी है एक लाइन बड़ी है।
अगर मैं राइट करता हूँ तो अब राइट अलाइन से ये सिलाई बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एक लाइन छोटी एक बड़ी, तो मैं इसे अगर जस्टिफाई करता हूँ तो ये दोनों सिलाइयाँ सीधी हो। तो ये हमने देखा 4 किस्म की अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाई। ये 4 किस्म की अलाइनमेंट है इसके। अब हम मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन कहते हैं किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक का जो गैप होता है उसे मार्जिन कहते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा कोई चीज जब बेची जाती है तो लोग पूछते हैं इसमें क्या मार्जिन है, मतलब कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त के दरमियान जो गैप है वो कितना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मार्जिन हम कहते हैं पेपर के इस सिरे से लेकर टेक्स्ट के शुरू होने तक ये जो जगह है ये मार्जिन कहलाता है। ये अब ये मार्जिन जो है 4 किस्म का होता है, पेपर के ऊपर भी, पेपर के नीचे भी, पेपर की दाईं साइड पे भी और पेपर की बाईं साइड पे भी 4 किस्म का मार्जिन होता है। इस मार्जिन को कैसे सेट किया जाता है ये अभी हम देख लेते हैं कि इस मार्जिन को कैसे सेट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। मार्जिन को सेट करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम रूलर की मदद से इनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रूलर के ऊपर ये जो एरिया बना हुआ है ये टॉप मार्जिन है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ये है लेफ्ट मार्जिन और यहाँ पर है राइट मार्जिन, ये है राइट मार्जिन। इसी तरह पेपर के नीचे जाएं अगर तो यहाँ पर बॉटम मार्जिन। तो ये 4 किस्म के मार्जिन। अब इन मार्जिन को सेट करने के लिए यहाँ रूलर से मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये मार्जिन यहाँ पर सेट हो गया, यानी ऊपर वाले सिरे से लेकर यहाँ पर टेक्स्ट शुरू होगा। और अगर मैं इसे बॉटम पे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे वाला मार्जिन, और अगर मैं यहाँ से इसको सेट करता हूँ तो ये राइट मार्जिन है, इसको मैं सेट कर सकता हूँ। लेफ्ट मार्जिन है, इसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर राइट मार्जिन है, इसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इन रूलर के ऊपर ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये इंडेंट कहलाते हैं, इनको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। मार्जिन क्यों सेट किया जाता है? मार्जिन को सेट करने की 2-3 वजूहात। पहली, डॉक्यूमेंट को जब हमने प्रिंट करना होता है तो प्रिंटर को पेपर को पकड़ने के लिए भी कुछ जगह चाहिए, उसके लिए भी हम मार्जिन सेट करते हैं। उसके अलावा पेपर को जब फाइल करना होता है तो स्टेपलर के लिए, फाइलिंग के लिए भी हमें जगह चाहिए, सुराख करने के लिए भी हमें जगह चाहिए, तो उस सूरत में भी हम मार्जिन सेट करते हैं। और तीसरी वजह ये होती है कि जब तक हम मार्जिन सेट नहीं करते तो हमें उस टेक्स्ट के स्टार्टिंग का पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर मैं इसे अगर यहाँ से शुरू कर दूं तो आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि टॉप से पहले भी कोई लफ्ज था, है या नहीं। और अगर ये टॉप यहाँ से शुरू हो रहा है तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पर टॉप से पहले कोई हर्फ, कोई लफ्ज, कोई सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए भी मार्जिन सेट करते हैं। तो मार्जिन सेट करने की 3 वजूहात मैंने बयान की। डॉक्यूमेंट की खूबसूरती के लिए भी किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है, डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए भी मार्जिन सेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडेंट की। व्हाट इज इंडेंट? इंडेंट क्या है? आपको पता है इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है उसका जो पहली लाइन का पहला लफ्ज होता है वो पैराग्राफ की अलाइनमेंट से थोड़ा सा आगे से शुरू होता है। ये इंग्लिश का एक रूल है। तो बाकी लाइनें जो हैं वो बिल्कुल जो उसकी लेन होती है उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से होती है। यहाँ पर एक और पैराग्राफ मैं बना लेता हूँ। ये मैंने एक सेंटेंस ऐसे ही लिखा, इसको मैं कॉपी करके एक पैरा बना लेता हूँ। तो ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि दोनों सिरों से बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखें तो ये इंडेंट ऊपर आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हर पैराग्राफ का, ईच पैराग्राफ हैज इट्स ओन इंडेंट्स। हर पैराग्राफ के अपने इंडेंट्स होते हैं। इन इंडेंट्स की मदद से हम इसको जो है
मजीद अलाइन कर सकते हैं। अभी हम इसको फॉर एग्जांपल लेफ्ट अलाइन करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ जगह खाली चाहिए, मैं इस पैराग्राफ को इस तरह आगे लेके जा सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी राइट साइड पे कुछ जगह चाहिए तो मैं राइट इंडेंट को पकड़ के यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मेरा पेज का मार्जिन उसी जगह पर है और मेरा इस पैराग्राफ का जो इंडेंट है वो मैंने आगे कर दिया। इस इंडेंट में जो राइट इंडेंट है उसमें एक आपको आइकन नजर आ रहा है, जबकि लेफ्ट इंडेंट के अंदर आपको 2 नजर आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ये पैराग्राफ की पहली लाइन के लिए होता है और नीचे वाला पैराग्राफ की सारी लाइनों के लिए होता है। तो इंडेंट को हम यूज करते हैं अलाइन करने के लिए। इंडेंट शुड यूज फॉर अलाइनमेंट। एक तो ये टूल है लेफ्ट सेंटर राइट, इससे अलाइन किया जाता है, और दूसरा हम इसको इंडेंट की मदद से अलाइन करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ नेम। अब इस नेम को मैं यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा आगे रखना चाहता हूँ, तो मैं स्पेस बार यूज नहीं करूँगा। याद रखें हमारा एक रूल कि जब भी डॉक्यूमेंट कंपोज करना है ड्यूरिंग, हमेशा इंडेंट को यूज किया जाएगा अलाइन करने के लिए, क्योंकि हम इसको अगर स्पेस बार से अलाइन करते हैं तो ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट की लेआउट को खराब करेगा। जब हम मार्जिन सेट करेंगे, जब हम पेज सेट करेंगे, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट को खराब करेगा और कभी टेक्स्ट को इधर भगा के ले जाएगा, कभी टेक्स्ट को इधर भगा के ले जाएगा। तो इसलिए प्रोफेशनल तरीका जो है वो ये है कि जब भी आपने किसी चीज को अलाइन करना है तो स्पेस बार की मदद से नहीं बल्कि इंडेंट की मदद से आप उसे अलाइन कर सकते हैं। स्पेस बार की मदद से अलाइन करने का नुकसान ये होता है कि अब आप देखें नेम से पहले ये जो जगह है यहाँ पर करैक्टर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो नेम आगे की तरफ जा रहा है, तो ये बीच में ये क्या है, ये है करैक्टर्स। तो अगर हम इसे इंडेंट की मदद से करते हैं तो फिर वो करैक्टर नहीं लेता। अगर मैं इसे इंडेंट की मदद से आगे लेके जाऊंगा तो ये करैक्टर यूज नहीं करता, बल्कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस रहती है, खाली जगह रहती है, और वो अलाइनमेंट को कभी भी, अब आप देखें तो इसके पीछे कुछ भी सिलेक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर कोई करैक्टर नहीं है, और जब कोई करैक्टर नहीं है तो ये हमारी कभी भी अलाइनमेंट को खराब नहीं करेगा। तो इंडेंट को हमेशा यूज करना है अलाइनमेंट के लिए, या तो इन टूल्स को यूज करना है लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, या फिर इंडेंट की मदद से उसको अलाइन करना है। पैराग्राफ क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी आप कोई चीज, कोई करैक्टर टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो उसे पैराग्राफ ही कंसीडर करेगा। मसलन मैं ए लिखकर इंटर प्रेस करता हूँ। अब ये ए क्या है? कंप्यूटर के इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए ये एक पैराग्राफ है। जब तक मैं इंटर प्रेस नहीं करता, मैं कंटिन्यू टाइप करता जाता हूँ, तो वो पैराग्राफ नहीं बनता। ये अब मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, यहाँ इंडेंट के बाद मैंने इंटर प्रेस किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ। अगर मैं एक नंबर लिखकर भी इंटर प्रेस करूंगा तो ये भी पैराग्राफ है। तो चाहे मैं 2 सफ़ों का टेक्स्ट लिखकर इंटर प्रेस करूं तो वो 2 सफ़ों का एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंटर से जज करता है। जब भी आप इंटर प्रेस करेंगे वो उसको कंसीडर करेगा कि ये एक पैराग्राफ है। वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, वो एक लाइन भी हो सकती है, वो एक सफ़ा भी हो सकता है, वो चंद लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ भी हो सकता है। तो पैराग्राफ कंसीडर करने का मतलब क्या है कि वो फिर उसकी जो इंडेंट है वो उसको असाइन करेगा। यहाँ पर देखें तो इसके इंडेंट अपने हैं, इसकी मदद से मैं इसको कर सकता हूँ आगे, और इसके इंडेंट अपने हैं, इसकी मदद से मैं इसको, इस पैराग्राफ को यहाँ पर ले आता हूँ, इसके इंडेंट अपने। जबकि यहाँ पर अगर मैं एक लाइन के इंडेंट को सेट करना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये पूरे पैराग्राफ के इंडेंट होते हैं। ये देखें मैंने हालांकि एक लाइन सेलेक्ट की है लेकिन वो इंडेंट पूरे पैराग्राफ पर इफेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपने इंटर प्रेस करना है उसका खास ख्याल रखना है कि इंटर की जरूरत हो तो तब प्रेस करना है, वैसे खामखा में इंटर प्रेस नहीं करना। तो दूसरा रूल हमारा क्या है, तो हमेशा इंटर का बटन तब प्रेस करना जब नया आइटम शुरू हो रहा हो या नया पैराग्राफ शुरू हो रहा हो, नई लाइन के लिए पैराग्राफ शुरू नहीं करना। तो इस सूरत में एक प्रॉब्लम आ सकती है
कि फिर नई लाइन के लिए हम क्या यूज करें। बाज़ औक़ात टेक्स्ट के लाइन के एंड के ऊपर हमें कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है जिसको हमें इकट्ठा करना है। मसलन अब ये डेट है, इसमें मुझे फेब को साथ लेकर आना है, फेब को और 2023 को इकट्ठा करना है। अब अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो नया पैराग्राफ बन जाता है, और इंटर नहीं प्रेस करता तो ये टेक्स्ट ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि डेट हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है। तो इस सूरत में मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट इंटर। शिफ्ट इंटर क्या करता है, पैराग्राफ की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए कर्सर को नई लाइन के ऊपर ले आता है। खाली इंटर नए पैराग्राफ के लिए यूज करते। तो मुझे उम्मीद है आपको इंडेंट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, और हर पैराग्राफ का अपना इंडेंट। अब हम बात कर लेते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज अ लिस्टिंग। नाम हो, कोई आइटम्स हो, उनको जब लिखा जाता है तो वो एक लिस्ट के अंदर लिखा जाता है ताकि वो गिने जा सके। कोई इन्वेंट्री होती है, उसको जब टाइप किया जाता है तो वो एक लिस्ट के अंदर टाइप किया जाता है। मसलन आपको कहा जाए कि यहाँ इस कमरे के अंदर कितनी चीजें हैं, तो वो आप जाहिर सी बात है एक लिस्ट के अंदर लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखेंगे। इसी तरह इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, वो भी आप एक लिस्ट के अंदर लिखेंगे, पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखेंगे। तो जब मुख्तलिफ नाम आते हैं हमें, तो उनकी हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। दिस इज अ लिस्टिंग। लिस्टिंग कंटेन, लिस्टिंग जो होती है वो हमेशा आइटम्स पर मुश्तमिल होती है। लिस्टिंग के अंदर फिर अगर तो स्टूडेंट की आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप उसको गिनना चाहेंगे, उसे कहते हैं लिस्टिंग। और अगर आप किसी खास मसलन आप एसी है आपके घर में, आप उसकी खसूसियात जो है उसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें गिनेंगे नहीं, बल्कि आप उनको हाईलाइट करेंगे किसी नायक की टिक की तरह, किसी स्टार के साथ। तो इसको कहते हैं बोल्ड लिस्टिंग। और अगर आप कोई अपना टेबल बना रहे हैं, मसलन आपको कहा जाए कि आपने छठी क्लास से लेकर मैट्रिक तक जिन जिन सब्जेक्ट में जो जो नंबर लिए हैं उनका डाटा बना कर दें, तो जाहिर सी बात है आप फिर भी एक लिस्ट बनाएंगे। उसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको कहते हैं सिंपल लिस्टिंग या टेबल लिस्टिंग। ये है टेबल लिस्टिंग, सिंपल टेबल लिस्टिंग। कि आपने अब यहाँ पर कॉलम बन गए, यानी खड़ी और लेटी हुई लाइनों का जो मजमुआ है वो टेबल कहलाता है। तो ये टेबल लिस्टिंग आ गई। उसके अलावा अगर आपको कोई कहे कि अपना शजरा टाइप करें, तो वो शजरा जो है वो टाइप करेंगे आप, तो उस सूरत के अंदर आप लेवल लिस्टिंग, मल्टी लेवल लिस्टिंग यूज करें। मसलन एक आप लिखेंगे ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद अपने अंकल और फादर की लेयर आएगी, फिर आपके कजन और आपके बहन भाइयों की लिस्ट आएगी। तो इस तरह इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग। तो लिस्टिंग की 4 किस्में हमने देखी, अभी हमने समझी है, उसकी थ्योरी देखी। नंबर लिस्टिंग, बोल्ड लिस्टिंग, सिंपल टेबल लिस्टिंग और मल्टी लेवल लिस्टिंग। जो नंबर लिस्टिंग होती है उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ, असलम इंटर, अकरम इंटर, अली इंटर। अब ये इंटर प्रेस करने से असलम से लेकर करीम तक ये सारे पैराग्राफ, मैं इनको नंबर लिस्टिंग के अंदर लेकर आता हूँ। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है हमारे पास नंबर लिस्टिंग, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके मैं नंबर के मुख्तलिफ फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर जाकर, और उसके अंदर मुझे नंबर लिस्टिंग यहाँ पर मिल जाएगी। पर प्रोफेशनल तरीके से नंबर लिस्टिंग बनाने का फ़ायदा क्या होता है, मैं वैसे भी टाइप कर सकता था 1 असलम, 2 अकरम, 3 अली। तो उस तरह क्या होता है कि जब आप बीच में से कोई एक नाम को डिलीट करते हैं तो आपकी सारी लिस्टिंग खराब हो जाती है। जबकि प्रोफेशनल तरीके से आपने टूल की मदद से अगर बनाई है तो आपने देखा मैंने डिलीट किया, हमारी नंबर लिस्टिंग खराब नहीं हुई। और इसी तरह अगर मैं ऐड करता हूं तो तब भी ये खराब नहीं होगी। यहाँ पर मैंने एक नाम इंटर किया तो अब आप देखें ये खराब नहीं हुई। और अगर इसी को मैंने मैनुअल बनाया होता, यहाँ पर 1 लिख के यहाँ पर लिखा होता असलम, इसी तरह 2 लिख के यहाँ पर लिखा होता अकरम, इसी तरह 3 लिख के यहाँ पर लिखा होता, और मैं इसमें से 1 डिलीट करता हूँ, तो अब आप देखें मेरी पूरी लिस्टिंग जो है वो खराब हो चुकी है। मुझे दोबारा से सारे नंबर को सही करना है। तो हमेशा प्रोफेशनल टूल यूज़ किया करें
जब भी कोई प्रोफेशनल काम करना हो। तो ये है नंबर लिस्टिंग। इसको कभी भी हम किसी भी वक्त जो है इसकी नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसके इंडेंट की मदद से इनका नंबर और ये टेक्स्ट के दरमियान जो गैप है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वही इंडेंट, उसी इंडेंट से मैं इसको आगे भी लेके जा सकता हूँ, इसको पीछे भी लेके आ सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं बोल्ड लिस्टिंग की। तो बोल्ड लिस्टिंग को जिस तरह हम लिखेंगे, मसलन कोई किसी चीज की खसूसियात लिख लेते हैं। ये मैंने 3 खसूसियात टाइप की, किसी भी चीज़ की हो सकती है ऐसे ही। तो इसको अगर हम बोल्ड लिस्टिंग के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बोल्ड के अंदर ये काफ़ी सारे सैम्पल हैं जिनको आप यूज़ करके इसको बोल्ड लिस्टिंग बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। बोल्ड लिस्टिंग के अंदर डिफाइन न्यू बोल्ड, यहाँ पर जाएं और अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप उस पिक्चर को एज अ बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोल्ड कोई बनाते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से कोई बनी बनाई जो पिक्चर है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो उस सूरत में भी ये मैंने एक पिक्चर ले ली, उसके बोल्ड बन गए। इसको क्या करता हूँ, अब आप देखें ये पिक्चर एज अ बोल्ड यहाँ पर यूज हो रही है। तो आप बोल्ड के अंदर कोई पिक्चर भी ला सकते हैं या फिर आप कोई सैंपल यूज कर सकते हैं। यहाँ सैंपल के अंदर जाएं तो सैंपल जो है हर फॉन्ट के अपने अपने होते हैं, तो आप उसमें से कोई भी सैंपल चूज करके उसको एज अ बोल्ड यूज कर सकते हैं। तो ये है बोल्ड लिस्टिंग, डिफाइन न्यू बोल्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर है नंबर लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि मल्टी लेवल क्या होता है और उस लिस्टिंग को किस तरह बनाया जा सकता है। आज हमने पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसके अंदर हमने देखा व्हाट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कैसे होती है, लेफ्ट, सेंटर और राइट और जस्टिफाई। उसके अलावा हमने लिस्टिंग की 2 किस्में देखी कि लिस्टिंग क्या होती है, नंबर लिस्टिंग, बोल्ड लिस्टिंग और मल्टी लेवल लिस्टिंग और सिंपल टेबल लिस्टिंग। मल्टी लेवल लिस्टिंग और सिंपल टेबल लिस्टिंग हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसी के साथ आज हमने देखा मार्जिन क्या होता है और इंडेंट क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है। तो इसके नोट बनाएं, इसको अपने पास लिख लें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।